अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुज़ाकरात के इशू पर पीटीआई कन्फ्यूजन फैला रही है या ख़ुद कन्फ्यूज़ है, और क्या उसने फ़ौज से वो अपनी 4 या 5 शर्तें मनवा ली हैं, इस पर बात होगी। और फिर गंडापुर का गंदा खून बोल उठा, और इस गंदे खून वाले गंडापुर की रियासती सतह पर इतनी नाज़बरदारी क्यों की जा रही है कि इसने एक बहुत बड़े अफसर को डांट पिला दी, और उस डांट की इवज़ अगले ही रोज़ इसकी ज़मानतें भी हो गई और एक केस में ये बरी भी हो गया। ये क्या इशू है। और फिर नवाज़ शरीफ का सरगर्म होना पहला नतीजा बरामद करने में कामयाब हो गया, ये भी इशू है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतराफ़ कर लिया है कि अब बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है वो दुरुस्त है, अगरचे उसने एक पैराडॉक्स बनाते हुए ये कहा है कि ये मनफी मुहिम गलत है, हालांकि उसके अपने हैंड आउट में इस बात की तस्दीक की गई है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त है। हालांकि कहा तो खैर बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इशू को छेड़ा है। तो पहले इसी पर छोटी सी बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर सत्तार की सफाई में एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, एलामिया जारी किया, और उसमें बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ मुहिम की मजम्मत की गई और उस पर तशवीश ज़ाहिर की गई। लेकिन इसी एलामिया में ये एतराफ़ किया गया है कि बाबर सत्तार के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है और वहाँ उसके अहल खाना की जायदादें भी हैं। और ख़ुद बाबर सत्तार ने कहा कि ग्रीन कार्ड इसलिए लिया था कि मैं वहाँ पढ़ना चाहता था, पढ़ने के लिए जब मैं तालिब इल्म था तब लिया था। तो जो तालिब इल्म होते हैं वो ग्रीन कार्ड नहीं लेते, वो स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं। तो ये साहब स्टूडेंट वीज़ा लेकर क्यों नहीं गए और उन्होंने ग्रीन कार्ड क्यों लिया। अब इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। बाबर सत्तार के मामले में आवाम के सामने बहुत कुछ आ चुका है, और प्रेस रिलीज़ तो सिर्फ इसी एक बात पर मुहित था, लेकिन उनके बारे में और बहुत सारी बातें की जाती हैं। उनके ख़ानदानी कारोबार, फिर इस्लामाबाद में अरबों रुपए की जायदादें। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपने अदालती असर और रसूख से काम लेते हुए प्लाट हथियाए, और बड़े कीमती 6-6 अरब के प्लाट हथियाए, और पत्नी अपने ख़ानदानी कारोबार को फ़ायदा देने के लिए वो केस की समाअत खुद करते रहे और अफसरों को डराते रहे, धमकाते रहे, और इस तरह की सारी बातें हैं। अच्छा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस एलामिया में उस हवाले से भी कोई बात हो जाती। और एक मज़े की बात यह है कि एलामिया में कहा गया कि बाबर सत्तार का जो भी इशू है ग्रीन कार्ड वगैरह का, ये क्लियर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। तो किस सुप्रीम कोर्ट से जनाब? हम ख्यालों की सुप्रीम कोर्ट से। अवाम तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। जो हम ख्यालों की थी उन्होंने तो क्लियर चिट देनी ही देनी थी। मामले की तहकीकात होनी चाहिए, और अगर तहकीकात नहीं होती तो फिर बाबा ये सब कहानियाँ हैं, कोई उन पर एतबार नहीं करेगा। नाज़रीन, पीटीआई ने एक दिन पहले कहा कि वो सियासी जमातों और फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अगले ही दिन जिन साहब ने ये बात की थी उन्होंने फिर यू टर्न लिया और कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ़ फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे और सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि सियासी जमातों ने तो हमारा मैंडेट चोरी किया है। तो मज़े की बात यह है कि मैंडेट चोरी किस तरह किया है, यानी मैंडेट तो बकौल पीटीआई के फ़ौज ने चोरी करके इन जमातों को दिया। तो जो चोर है उससे मुज़ाकरात करने हैं, और जिसके पास माले मसरूक़ा है उससे मुज़ाकरात नहीं करने। ये यू टर्न क्यों लिया गया? शिबली फराज ने, ये दोनों बातें शिबली फराज ने की। यू टर्न लेने की वजह सीधी सी है, पीटीआई के वर्करों की और हामियों की तवक्कुआत इन लोगों ने मुसलसल झूठ बोल बोल कर इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि अब जब इस तरह की बात करते हैं तो वो सन्नाटे में आ जाते हैं, और फिर अपनी ही क़यादत को बेनुक़त की सुनाते हैं, और फिर अंदर बैठे इमरान खान पर भी एक डिप्रेशन का दौरा मज़ीद शदीद हो जाता है। इन्होंने तवक्कुआत जो बनाई थी वो तो ये थी कि फ़ौज इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए बेचैन है, और अब बात फ़ौज से ही होगी और अपनी शर्तों पर होगी। तो फिर यकायक जब ये कहा गया कि हम सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो पीटीआई का वर्कर भड़क उठा, और फिर उन्होंने टेलीफोन पर, मैसेजेस पर, व्हाट्सएप पर राब्ते की जो भी उनकी सूरतें हैं उनके साथ जो कुछ कहा गया उसका फ़ौरी उनको अंदाज़ा हो गया कि ये तो वर्कर हमारी पिटाई कर डालेंगे। और फिर उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि हम सिर्फ फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन शिबली फराज का ये कहना, और साथ ही जियो टीवी पर आए ये एक साहब हैं रऊफ़ हसन साहब, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी करते रहते हैं।
रऊफ़ हसन साहब जो पार्टी के फोकल पर्सन हैं या तर्जमान हैं या क्या है, बहरहाल उनकी पार्टी में मौक़िफ़ बयान करने के हवाले से उनको एक अथॉरिटी हासिल है। उन्होंने जियो के प्रोग्राम में ये कहा कि हमने तो अब तवज्जो से सुनिए, फ़िक्रा तवज्जो से, कि हमने तो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए 1.5 साल से कि 1.25 साल से कमेटी बना रखी है, लेकिन फ़ौज की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई राब्ता नहीं होता। ये उनके अल्फाज हैं, आप उनका क्लिप सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही। और ऐसी ही बात शहरयार आफरीदी ने भी की, जिसने 1-2 दिन पहले ये कहा कि हम आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ से मुज़ाकरात करेंगे और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होने वाले हैं। अगले दिन उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी और कहा मैंने तो तंज़िया बात की थी, हालांकि तंज़िया बात नहीं की थी, इनको टेलीफोन गया था। और फिर तीसरी वजाहत उन्होंने जारी की कि फ़ौज हमसे कोई राब्ता नहीं कर रही। अब यहाँ इनको साहब को, ना रऊफ़ हसन को, ना ये आफरीदी को, ना किसी और को, किसी को ये बात याद नहीं रही कि हामिद मीर साहब ने क्या कहा था। हामिद मीर साहब को ज़ाहिर PTI ने जो ब्रीफ़ किया वो उन्होंने आगे सुना दिया, मजाक के रंग में या तंज़ के रंग में या जो भी रंग में। हामिद मीर साहब ने कहा था अपने प्रोग्राम में, किसी और के प्रोग्राम में, और शायद अपने प्रोग्राम में भी ये इस बात को दोहराया, लेकिन वो किसी और चैनल का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज मुज़ाकरात करना चाहती है PTI से, लेकिन PTI ने मुतालबे किए हैं, इमरान खान ने मुतालबे किए हैं कि पहले हमसे 4-5 माफ़ियाँ मांगी जाएँ। पहली माफ़ी ये कि अमेरिका के कहने पर मेरी हुकूमत ख़त्म की, फ़ौजी क़यादत मेरे सामने बैठे और मुझसे माफ़ी मांगे कि अमेरिका के कहने पर मेरी हुकूमत गिराकर हमने गलत काम किया था, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। दूसरा माफ़ीनामा इस बात पर लिखा जाए कि मुझ पर गलत मुकदमात दर्ज किए गए और मुझे गिरफ़्तार किया गया, और उस बात पर माफ़ी मांगी जाए। और फिर तीसरा, ये जो इद्दत वाला केस बनाया गया, ये फ़ौज के कहने पर बनाया गया, बल्कि PTI वाले तो कहते हैं कि आर्मी चीफ़ के कहने पर बनाया गया, तो उस पर माफ़ी मांगी जाए। फिर इस बात पर माफ़ी मांगी जाए कि बुशरा बेगम को पता नहीं क्या वो सारा किस्सा, और आखिर में इस आखिरी माफ़ी इस बात पर मांगी जाए कि मैंडेट चोरी किया गया, फ़ौज ने मैंडेट चोरी किया, जो बड़ा गलत किया। तो फ़ौजी क़यादत ये आकर कहे कि हमने मैंडेट चोरी करके बड़ी गलती की, हम इसकी भी आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो ये 5-6 माफ़ीनामे जब तक फ़ौज नहीं रखती मेरे सामने, और ये तो शायद उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मतलब यही था कि जब ये फ़ौज माफ़ियाँ मांग रही होगी तो उस बात को ऑन एयर यानी लाइव चलाया जाए और सारी कौम के सामने ये माफ़ी मांगी जाए। तो ये बात तो नहीं कही गई, लेकिन मतलब यही था, जिस जो अंदाज़ था शरायतनामे का। और फिर एक शर्त जो इसमें शामिल तो नहीं है, लेकिन वो अज़ खुद बरामद हो जाती है, वो ये थी कि जब ये सारे माफ़ीनामे हो जाएं तो फिर हुकूमत मुझे दे दी जाए। यही मतलब था, और मुज़ाकरात का भी मतलब यही है। अब इस बात को लेकर PTI के हर छोटे बड़े ने, मीडिया पर्सनस ने, सोशल मीडिया वालों ने, ट्विटर वालों ने, फेसबुक वालों ने, जहाँ जहाँ भी PTI की एक फ़ौज तपड़ मौज जो है वो फैली हुई है, हज़ारों उसमें शामिल हैं, 150 तो विलागर ही हैं, उन सब ने फिर एक तूफ़ान मचा दिया कि देखो फ़ौज झुक गई, अब सिर्फ फ़ौज के माफ़ी मांगने की कमी बाकी रहेगी। कप्तान डटा हुआ है, कप्तान तो ऐसा डटा हुआ है कि बस तारीख़ में कोई और ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो इस तरह डट सके। इस तरह की बातें की जा रही थी। तो अब उनसे सवाल है कि क्या फ़ौज ये सारी माफ़ियाँ मांगने पर मजबूर हो गई है? क्या फ़ौज ने इमरान खान के ये शरायतनामे पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया है, या क्या इमरान खान ने सारी फ़ौज को जनरल नियाज़ी समझ रखा है, जनरल नियाज़ी इसका चचा इमरान खान का? तो ये कन्फ्यूजन है। अब अपने ही लोग, इनके आफरीदी और ये रऊफ़ हसन एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने तो 1.25 साल से मिन्नत तरले का सिलसिला शुरू कर रखा है, लेकिन फ़ौज की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। और मैं जहाँ फिर वो बात दोहरा दूँ, जो कुछ सीनियर सहाफ़ी ज़िम्मेदारी से ये बात बता रहे हैं कि 2 जर्नैल और 2 साबिक़ वज़ीर एक सुलह के मिशन पर हैं और अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। तो इसमें जनाब गलत बयानी ये है कि बात आगे नहीं बढ़ी वाला जो फ़िक्रा है, ये धोखा देने वाला है। इसका मतलब ये है कि बात शुरू हुई है लेकिन आगे बढ़ी नहीं है। हालांकि हकीकत ये है कि बात हुई ही नहीं। उस तरफ से नो लिफ्ट नो आंसर की पॉलिसी है और पॉलिसी रहेगी।
अब हर तीसरे रोज़ ये एक तज्जिया आ जाता है कि बर्फ़ पिघली है, राब्ते शुरू हो गए हैं, पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं और बड़ी बाखबर ज़राए। और मुझे वो बाबा याद आता है, वो एक जब पाकिस्तान एटम बम बना रहा था ना, तो वो एक लतीफ़ा उन दिनों मशहूर हुआ था कि चकलाला एयरपोर्ट पर एक साहब सिक्योरिटी की ड्यूटी पर थे, तो उनके भाई साहब जो थे वो गांव में थे। वो अपने गांव वालों को बताया करते थे कि मेरा भाई जो है वो चकलाला के एयरपोर्ट पर, फौजी एयरपोर्ट पर बड़ी अहम जिम्मेदारियां अदा करता है और उसके पास बहुत मालूमात है। और गांव के लोग मरूब हो जाते थे उसकी बातें सुनकर। जब सदर जॉनसन अमेरिका के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए और अयूब खान से मुलाकात के बाद वापस गए, तो उसने अपने गांव वालों को बताया, जिस अल्फाज में बताया वो मुझे अदा करना नहीं आते, वो पिंडी की मुकामी ज़बान जो है वो उनकी पोठोहारी उस लहजे में, और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है। ख़ुलासा इसका यह है कि इसने गांव वालों को बताया कि जब सदर जॉनसन जाने लगा तो वो एयरपोर्ट पर आया और अयूब खान भी एयरपोर्ट पर पहुंचा और मेरा भाई जो था वहाँ खड़ा उन दोनों को देख रहा था, उनकी हरकत व सकनात को भी देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। तो फिर जब जॉनसन तैयारे की तरफ बढ़ा, तैयारे पर चढ़ने के लिए, तो फिर वो मुड़कर उसने अयूब खान से मुसाफा किया एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उसने जेब से एक चीज़ निकाली और अयूब खान की जेब में डाल दी और अयूब खान की कमर थपथपाई और फिर जहाज़ पर सवार होकर अमेरिका चला गया। तो तुम्हें मालूम है कि जॉनसन ने अयूब खान की जेब में क्या चीज़ डाली थी? तो देहातियों ने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं पता। तो उसने कहा भाई वो एटम बम था। तो ये जिस तरह का ये बाखबर ज़रिया था, ये उस बेचारे सिक्योरिटी मुलाजम का भाई, तो ये पीटीआई के हामी तजियाकार उसी तरह के बाखबर लोग हैं कि इनको पता होता है कि जॉनसन ने अयूब खान की जेब में कुछ डाला, वो एटम बम था। वैसे उसने जेब में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं थी, वो एक माचिस की डब्बी में एटम बम डालकर अयूब खान को गिफ्ट के तौर पर दे देता, ताकि ये कयास आराई ना पैदा होती कि जेब में क्या डाला। तो ये एंकर पर्सन जो है ना पीटीआई के, जो बैठे हुए हैं 10-12, और उनमें वो भी हैं जो 1-1 करोड़ की तनख्वाह लेते हैं, और ये बताने के लिए कि पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात के इतने दौर मुकम्मल हो गए। भाई आप दुनिया को क्या बता रहे हो कि आइंदा के लिए जिस जमात ने हुकूमत हासिल करनी हो वो पहले 9 मई करे, फ़ौजी छावनियों पर हमले करे, कोर कमांडर हाउसेस को नज़र आतिश करे, फ़ौज की गाड़ियाँ और जीपें जलाएँ, फ़ौजियों पर डंडे बरसाएँ, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आतिश करें, जीएसक्यू पर चढ़ दौड़ें, एयरफोर्स की बेस पर चढ़ दौड़ें, जहाज़ों को नुकसान पहुँचाएँ, और उसके बाद फिर फ़ौज उनसे मुज़ाकरात करे, और पहले पसे पर्दा मुज़ाकरात हों, बैकडोर चैनल जिसे कहते हैं, उसके बाद फिर सीधे सीधे मुज़ाकरात हों, और फिर फ़ौज माफ़ी मांगे। हाँ, वो जो शरायतनामा था ना, उसमें एक माफ़ी इस बात की भी थी कि फ़ौज इस बात पर भी माफ़ी मांगे कि उसने 9 मई का फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उस बात की भी माफ़ी मांगे। फिर उसके बाद तमाम मुलज़मों की रिहाइयाँ हों। ये शरायतनामा था। तो इनको अपना ही शरायतनामा भूल गया, और अब ये असल में कन्फ्यूजन फैला नहीं रहे। इनका पॉलिसी ज़रूर रही है कन्फ्यूजन फैलाने की, लेकिन जहाँ ये कन्फ्यूजन फैला नहीं रहे, जहाँ ये ख़ुद कन्फ्यूज़ हैं, हालात ने इनकी मत मार दी है, और उनके लिए इससे ज़्यादा बड़ी टेंशन कोई नहीं हो सकती कि इमरान खान हर रोज़ जेल से रोते हुए मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, कभी किसी रिटायर्ड जर्नल को बीच में लाता है, कभी किसी सनअतकार को बीच में लाता है, कभी सहाफ़ियों को बीच में लाता है, कभी किसी को बीच में लाता है, और 100 तरले अब तक वो कर चुका है। इस 8-9 महीने की जेल के कैद के दौरान कुछ 100 तरले कर चुका है, वो भी और उसकी बीवी भी। उसकी बीवी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी किसी अफसर से रब्ता, कभी किसी अफसर की बीवी से रब्ता, कभी किसी ऐसी औरत से रब्ता जो ख़ुद तो किसी फ़ौजी अफसर की बीवी नहीं है, लेकिन उसके आगे ताल्लुकात हैं या कोई रिश्तेदारियाँ हैं, तो कसर बुशरा बीबी ने नहीं छोड़ी। लेकिन हो क्या रहा है, किसी पेशकश पर वो राब्ते की रसीद तक नहीं दे रहे। एक तो ये होता है ना कि आपने एक दरख्वास्त डाली और उस पर नंबर लग गया कि ठीक है आपकी दरख्वास्त पर नंबर लग गया, लेकिन बाद में वो रिजेक्ट हो जाए। यहाँ वो दरख्वास्त वसूल ही नहीं कर रहे, कोई पैगाम वसूल ही नहीं कर रहे, और अगर कोई उनसे मिलना चाहता है और वो तो उससे कह देते हैं कि भाई मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं कोई और ढंग का काम करें। ये उनकी तरफ से जवाब आता है। तो ये ज़ाहिर निकल की बड़ी टेंशन है, और पीटीआई का वर्कर जो है वो
इमरान खान से भी ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसको तो बताया गया था कि इमरान खान तो वो आदमी है कि जिसकी तकरीर सुनकर सदर प्यूटन ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो अपने साथियों की हुकूमत के खौफ की वजह से कबूल इस्लाम का ऐलान नहीं कर रहा। और ईरानी सदर पाकिस्तान आया तो वो आंख बचा कर निकल गया, अडयाले पहुंच गया, इमरान खान से गले मिला, गले मिलकर रोया, उसकी सिसकियां लोगों ने सुनी, उसकी घिघी बंद गई रोते रोते, और फिर वो इमरान खान को दुआएं देता हुआ वापस आ गया। और जिससे बात करने के लिए फ्रांस का सदर जो है वो मिन्नतें करता है और इमरान खान कहता है जाओ भागो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये वर्कर जो हैं, जिनको ये कुछ बताया जाता है कि इमरान खान तो वो सुपर हस्ती है जिसके मुकाबले की कोई शख्सियत दुनिया की तारीख में आज तक पैदा नहीं हुई। ये नेपोलियन भी है, ये हिटलर भी है, ये चर्चिल भी है, ये डिगाल भी है, ये आइजनहावर भी है, ये मोहम्मद बिन कासिम भी है, ये सलाहुद्दीन अयूबी भी है, ये पता नहीं क्या है। और ऊपर से वो हाइब्रिड मिशन वाले मौलवी जो ये बशारतें करते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल ने मुझे बराह रास्त मैसेज किया है कि इमरान खान को बता दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डटे रहो, इस तरह की चीज़ें। तो जब ये अच्छा पीटीआई के वर्कर इन सारी बातों पर एतबार कर लेता है, इसीलिए एक खातून ने कहा था ना कि इमरान खान इस दौर का नबी है और उसके साथी जो हैं वो इस दौर के सहाबाए कराम हैं। तो जब वर्करों की सोच ये हो इमरान खान के बारे में, और वो 1.5 साल से ये सुन रहे हों कि आज मुज़ाकरात शुरू हुए, 2 साल से ये सुन रहे हों कि आज मुज़ाकरात शुरू हुए, कल मुज़ाकरात शुरू हुए, फ़ौज झुक गई, फ़ौज ने हथियार डाल दिए, फ़ौज लंबी हो गई, लेट गई और इमरान खान के पाँव पड़ गई। जब उन्हें पता ये चलता है बेसाख्ता तौर पर किसी के बयान से, जैसा कि रऊफ़ हसन ने बयान दिया कि जनाब वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो फिर वो टेंशन में आ जाते हैं और उनकी हालत ये हो जाती है कि वो मुट्ठियाँ भीज कर अपने ही गाल और सर नोचना शुरू कर देते हैं। और जब वो इस नोचा नोची से उन्हें फुर्सत मिलती है या थक जाते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया पर बैठकर गालियाँ बकते हैं या फिर वो व्लॉग करने लगते हैं। और फिर व्लॉग में फिर वही कहानी कि इमरान खान ने एक और फतह हासिल कर ली, दुश्मन झुक गया, दुश्मन के पल्ले कुछ नहीं रहा। नाज़रीन, पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर ने, जब एक अखबार नवीस ने उनसे सवाल पूछा कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पुलिस की वर्दी पहनी है और तस्वीर खिंचवाई है, तो क्या आप भी पुलिस की वर्दी पहनेंगे? तो जवाब में गंडापुर ने ऐसी गलीज़ और गंदी बात की कि जो ज़रा सा भी कोई आदमी जो जिसमें माकूलियत का, शराफत का अंसर हो, वो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। किसी भी खातून के बारे में, सियासी मुखालफ हो या सियासी दुश्मन हो, किसी भी खातून के बारे में ऐसी बेगैरती वाली बात नहीं कर सकता जो गंडापुर ने की। और गंडापुर की इस बात से उन लोगों की भी तसल्ली हो गई जो ये समझते थे कि गंडापुर में थोड़ी बहुत गैरत होगी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बेगैरत और बेहया आदमी निकला है और उसने बता दिया है कि वो गंदा खून है। तो गंदा खून है, गंदी परवरिश है, गंदे माहौल में वो उठा है, तो उसके मुंह से गंद ही निकलेगा, और गंद भी ऐसा कि जो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और उनके साथ जो खड़े हुए थे पीटीआई के हामी, वो इस गलीज़ और गंदी और नाकाबिल तसव्वुर बात पर उनके, अगर वहाँ कोई इंसान होता तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो जाता। लेकिन ये पीटीआई चूँकि ख़ुद इसी तरह की गंदे खून की मखलूक है, वो बुलंद आहंग और फलक शगाफ कह लगाया उन्होंने और गंडापुर को दाद दी। अच्छा, गंडापुर इतना गंदा और जलील आदमी है कि इसने डेरा इस्माइल ख़ान को दहशतगर्दों का गढ़ बना दिया है। क्या फ़ौज को पता नहीं है कि पख्तूनख्वा में जो हर रोज़ कस्टम के अहलकार कत्ल हो रहे हैं? क्यों कत्ल हो रहे हैं? इसलिए कि पख्तूनख्वा सूबा में लोग टैक्स नहीं दे रहे। और इसी हवाले से जनाब एजाज़ सैयद साहब की एक वीडियो आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा कि एक एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर ने वज़ीर आला से कहा कि ये जो फाटा का साबक फाटा का जो इलाका है अब तो पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा है, तो जो टैक्स बाकी सूबे में, बाकी मुल्क में नाफज हैं, तो वो इन इलाकों पर अभी तक नाफज नहीं किए गए, जबकि ये अब इलाका फाटा तो नहीं रहा, अब तो ये पख्तूनख्वा की अजला में इसकी गिनती की जाती है, तो उन पर भी टैक्स लगाया जाए ताकि रेवेन्यू बढ़े। तो गंडापुर ने कहा कि वो तो मेरे वोटर हैं, मैं उन पर कैसे टैक्स लगा सकता हूँ? ये दलील देखिए अपनी जगह कैसी मज़ा खेज़ है कि चूँकि मेरे वोटर हैं लिहाजा मैं टैक्स नहीं लगा सकता। और दूसरी बात उसने की कि ये मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, और जो टैक्स लगाने की कोशिश करेगा उससे भी रोक दूंगा, उसको भी टैक्स लगाने नहीं दूंगा। ये बात उसने कोर कमांडर को कही। जब कोई किसी को कहे कि मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, तो उसका तर्जमा यही होता है, उसकी जो हेडिंग है, सुर्खी है, वो यही बनती है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को झड़क दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को डांट दिया।
अब एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने कोर कमांडर को डांट दिया और इस डांट के एवज़ अगले दिन घंटापुर के इस्लामाबाद की तमाम अदालतों से तमाम केसेस में ज़मानत हो गई और 1-2 केसेस से बरी भी हो गया। अब ये हम लोगों के समझने से ये बात बाहर है कि आखिर ऐसे शख्स की फ़ौज इतनी कदरदानी क्यों कर रही है, वो फ़ौज का इतना लाडला क्यों है, वो फ़ौज उसकी इतनी नाज बर्दारी क्यों कर रही है, जो टीटीपी के कैंपों से तरबियत लेकर आया हुआ है, जिसने अपनी गुंडा फोर्स बना रखी है, जो डेरा इस्माइल ख़ान को जराइम का और दहशत गर्दी का अड्डा बनाने में दिलचस्पी रखता है, जो तालिबान का सरपरस्त है, जो दहशत गर्दों का सरपरस्त है, जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, जो वफाक पर हमला करके कब्ज़ा कर लेने की बातें करता है और एक बार नहीं उसने 2 बार की है। ऐसे शख्स की नाज बर्दारी अपनी जगह एक राज है। तो नाज़रीन इजाज़त दिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।